सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम अपनी स्टडी को कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था? पुष्पीय पादपों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में जो जनन है उसको अपन ने क्या कर रखा था? स्टार्ट कर रखा था, जो हमारे पार्ट फर्स्ट के अंदर कवर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो हमने पार्ट फर्स्ट उसके अंदर कवर किया हुआ है। उसमें पहले बता देती हूँ कि हमने फ्लोवर जो है पुष्प की क्या देख रखी है, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में देख रखा है। उसके भाग बता दिए थे हमने, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम पुष्पीय पादपों में क्या देख रहे हैं? प्रक्रिया जनन देख रहे हैं। पुष्पीय पादपों में जनन, ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। तो हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर कवर कर ली, पर ये वाले टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा भाई परागण यानी कि पोलिनेशन क्या होता है। परागण या पोलिनेशन क्या होता है? पराग कणों का, किसका? पराग कणों का पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि पोलिनेशन कहलाता है। क्या बोला मैंने? पराग कोश से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हो सकता है या 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहली बात, ये परागकण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। जो स्त्री केसर वाले जो भाग है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन परागकण बोलते हैं। और ये परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना, परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। अपन ने क्या करा था? फ्लावर की जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें इस तरह से पराग क्या बनाया था? अपन ने पुंकेसर बनाया था। एक बार दोबारा से देख लीजिए, पुंकेसर बनाया था, उसका ये वाला भाग कौन सा था? परागकोश था। इसमें नर युग्मक क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? अपन परागकण बनते हैं। अब ये जो परागकण है ये अगर वर्तिकाग्र वाले पार्ट तक, ऐसे अपन ने बनाया था, ये वाला पार्ट जो बताया था अपन ने, क्या बताया था? वर्तिकाग्र बताया था। तो चित्र से देखिए, परागकोश से परागकण जो है हमारे, ये परागकोश से परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र स्त्री केसर वाला भाग कौन सा है? पहला, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ी है, केवल चित्र से देखा परागकोश से परागकणों का, यह परागकोश, इससे परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का हो सकता है परागण? 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो क्या होता है? स्वयं परागण, और एक क्या होता है? पर परागण होता है। अब जो स्वयं परागण है, ये जो परागण है अपन ने कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का बताया, स्वयं परागण और पर परागण बताया है। स्वयं का और जैसे नाम से पता चल रहा है खुद का, और पर यानी कि दूसरा। पर क्या होता है? दूसरा स्वयं यानी कि खुद का, सेल्फ वाला, और एक क्या होता है? दूसरा होता है। अब स्वयं परागण क्या कह सकते हैं अपन? पराग कणों का, पराग कणों का स्वयं के पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? स्वयं परागण कहलाता है। इसमें एक ही पुष्प होगा और स्वयं का ही पुष्प जो होगा उसकी वर्तिकाग्र वाले पार्ट पे कौन पहुंचेगा? परागकण पहुंचेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? स्वयं परागण कहलाएगी। यानी कि एक ही पुष्प में जब हो रही है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्वयं परागण कह सकते हैं। क्या आप बोलेंगे इसको? स्वयं परागण बोलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा है वो कौन सा है? पर परागण, पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। इसमें पुष्प कितने होंगे? टोटल इस तरह से बना देते हैं, ऐसे ही अपन ने कुछ बनाया था। इसमें टोटल पुष्प कितने हो सकते हैं? कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे भाई? 2 होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? परागकोश, ये वाला पहला पुष्प मान के चलो, पुष्प 1, और ये कौन सा है? पुष्प 2 है ना, पुष्प फर्स्ट वाला और ये दूसरे वाला, पहले वाला और दूसरे वाला। अब यहाँ पर क्या होगा? इस पुष्प से, ये परागकोश से क्या जाएंगे? परागकण कहाँ जाएंगे? दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब जाएंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। और अगर एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है, चित्र से देखिए, अगर एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है ये क्रिया, यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया? परागकोश वाला बना दिया पार्ट। अब यहाँ से परागकोश से क्या जाएंगे? परागकण जाएंगे। अगर इस पे जा रहे हैं तो ये एक ही पुष्प है, तो ये वाली जो क्रिया हो गई ये क्या कहलाई? स्वपरागण कहलाई। और ये क्या कहलाई? पर परागण कहलाई। तो एक ही पुष्प के बीच में अगर एक क्रिया हो रही है वर्तिकाग्र और परागकणों के बीच में, तब इसको क्या कह रहे हैं अपन? स्वपरागण। और अगर अलग अलग पुष्पों के बीच में या दूसरे पादप के पुष्पों के बीच में हो रही है तब इसको क्या कहेंगे अपन? पर परागण बोलेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आप सभी ने क्या करा होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक भी हम टॉपिक पर नहीं आए हैं,
जब तक ये क्या करेंगे नहीं समझेंगे तो अगला हमें समझ में नहीं आने वाला। एकदम अपन क्या करेंगे डिटेल से इसको खोल करके बताएंगे, जब ये वाला जो टॉपिक है उसके बाद जनन आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला आपने कर लिया होगा। अब क्या है बीजांड की संरचना यानी कि ओव्यूल की संरचना देखने जा रहे हैं। अब ये बीजांड है भ्रूणकोश की बात नहीं है। बीजांड के अंदर क्या होता है भ्रूणकोश होता है। मेन बात अगर अपन ने भ्रूणकोश को समझ लिया कि क्या होता है, भ्रूणकोश को समझ लिया तो हमें ये वाला टॉपिक है जो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होती है कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है। और भ्रूणकोश किसके अंदर होता है? बीजांड। तो बीजांड की जब संरचना देखते हैं उसमें एक संरचना आती है भ्रूणकोश आती है। तो हम ओव्यूल की यानी कि बीजांड की संरचना देखने जा रहे हैं। उससे पहले आप ये देखो, उससे पहले आप ये देखो, देखते जाइए कंटिन्यू। हम किसकी? ओव्यूल की यानी कि बीजांड की संरचना देखने जा रहे हैं। ओव्यूल की बीजांड पहली बात देख लो कि होता क्या है। वैसे कल वाले लेक्चर में हमने बता दिया पर फिर भी क्या है आप समझ लीजिए कि ओव्यूल बीजांड क्या होता है। एक एक टर्म है अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है कि बीजांड भ्रूणकोश भ्रूणकोश ये सारी चीजें आएंगी ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। पहली बात बीजांड समझ लीजिए। जैसे हमने क्या बनाई थी क्लार की स्ट्रक्चर बनाई थी, इस तरह से बनाया था। ये वाला भाग था स्त्री केसर वाला, पूरा स्त्री केसर वाला भाग था। ये कौन सा भाग था? ये स्त्री केसर वाला भाग था। अब इसके अंदर हमने बताया था ये तो होता है भाई वर्तिकाग्र, इस तरह से बनाया था ना कुछ यहाँ पे। ये तो होता है वर्तिकाग्र, ये वाला ये वर्तिका बताया अपन ने। और ये क्या बताया था? ये गोल वाला जो फूला हुआ भाग है फूल के अंदर फ्लावर के अंदर होता है, ये क्या होता है? अंडाशय होता है। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे क्या लगते हैं? माना युग्मक मान के चलो इनको, ये क्या होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? बीजांड ओव्यूल बोला जाता है। अभी जो बीजांड है इनकी संरचना देखने जाएंगे अपन भाई वास्तव में ये कैसे दिखाई देता है। और बीजांड के अंदर ही एक तरह की संरचना कौन सी पाई जाती है? भ्रूणकोश पाई जाती है। उसको पहले समझ लीजिए, भ्रूणकोश को समझ लीजिए। तो देखिए हम चित्र इसका बनाएंगे। कोशिकी और आठ केंद्र की अवस्था होती है। फिगर इसका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं बीजांड की संरचना, है ना? बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब बीजांड की संरचना हमने बता दिया बीजांड क्या होता है। वर्तिकाग्र में अंडाशय वाले भाग में बीजांड पाए जाते हैं, उनकी संरचना देखते हैं अपन, है ना? तो हमको मेन बात तो ये है कि भ्रूणकोश की संरचना देखनी है अपन को। भ्रूणकोश की संरचना देखती है और भ्रूणकोश पता तो होना चाहिए हमें कि जो किसके अंदर होती है संरचना। तो पूरा जो संरचना इसको क्या कहते हैं अपन? बीजांड। बीजांड के अंदर ये जो आपको थैलेम्यूमा, ये पूरी थैलेम्यूमा जो मैं क्या कर रही हूँ मार्कर से कर रही हूँ, दोबारा इस पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या कहलाता है? भ्रूणकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणकोश कहलाता है। ये देखिए अब इसमें भ्रूणकोश में थैलेम्यूमा संरचना है। इसमें क्या होता है? अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्निकल इशू के कारण जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैम आपको वैसे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देगी। हाँ तो बच्चों हमने भ्रूणकोश बीजांड की क्या देख रहे थे? संरचना देख रहे थे। इसमें भ्रूणकोश जो होता है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच वाली जो कोशिकाएं ये क्या हैं? केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं। जो कौन सी होती हैं? दो केंद्रक युक्त होती हैं। इनको क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रतिमुखी और ये कौन सी हो गई? केंद्रीय कोशिकाएं हो गई। अब नीचे चलते हैं, ये वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? बीच में है अंड कोशिका और ये साथ वाली जो है ये कौन सी हो गई? सहायक कोशिकाएं हो गई हैं। तो ये किसकी संरचना हो गई? हमारी पूरी किसकी? ओव्यूल की बीजांड की संरचना हो गई है। ऊपर की प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच वाली केंद्रकीय और नीचे वाली अंड कोशिका और इसके साथ वाली सहायक कोशिकाएं हो गई हैं। इस तरह से हमने देखा 3 और 3 6 कोशिका और बीच वाली कितनी हो गई? 8 केंद्रक हो गए इसमें। तो इस तरह 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था हो गई है। हाँ तो हमने भ्रूणकोश जो है उसकी क्या देख ली थी? कोशिकाएं देख ली थी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, पुष्पी पादपों में जनन। तो हमने परागण देखा था भाई, पराग किस तरह से पुष्पी पादपों में जनन की क्रिया होती है। ये हमारा पूरा जो दे रखा है ये कौन सा भाग है? स्त्री केसर वाला भाग। हमने इस तरह से समझने के लिए इसको बना दिया है। ये क्या है? पूरा स्त्री केसर वाला भाग दे रखा है ना? फ्लावर के अंदर जो हमने बनाया था। अब क्या होता है यहाँ पर? पराग कण है, ये क्या है? नर युग्मक है। नर युग्मक है, क्या है? परागकण नर युग्मक है। अब क्या होगा? ये नर युग्मक क्या होते हैं? यहाँ आते हैं वर्तिकाग्र पर, जिनको क्या कह रहे थे अपन? परागण बोल रहे थे। अब परागण में क्या होते हैं? ये जो परागकण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। तो अंकुरण के दौरान क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। इसका नाम क्या है पूरी का? पराग नलिका इसको बोला जाता है। अभी जो पराग नलिका है इसके अंदर क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। नर युग्मक
नर युग्मक होंगे, ये वाले एक और ये दो। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। एन एन से लिख सकते हैं अगुणित, हैप्लॉइड या फिर एन। ठीक है, अब ये अगुणित नर युग्मक है। अब दो केंद्रक वाले हैं। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा था? बीजांड में भ्रूण कोश पाया जा रहा था। अब भ्रूण कोश में जो ये वाली केंद्रीय कोशिकाएं थी, हमें पता है ये कितने केंद्रक वाली हैं? दो केंद्रक वाली हैं। और नर युग्मक एक इसके साथ अगर फ्यूज होता है, जुड़ता है जाकर के निषेचन की, तो क्या इसके दौरान क्या बनेगा? केंद्रीय कोशिका दो केंद्रक वाली और ये कितना? एक केंद्रक वाला। तो 2n प्लस n। आगे देखना इसके दौरान क्या बनेगा। एक नर युग्मक इसके साथ जुड़ेगा और एक जो नर युग्मक है ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है। तो n ये वाला क्या है? n। और ये अंड कोशिका भी कैसी होती है? n और n ये क्या होते हैं? ये 2n और n कितने होते हैं? 3n। और n और n कितना होता है? 2n। तो 3n के दौरान क्या बनता है? यहाँ पे भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है हमारा? भ्रूण कोश। और 2n द्विगुणित होता है, इसके दौरान क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट का निर्माण किया जाता है। अब ये जो होता है आवृत बीजी पादप जो होते हैं, उनकी ये विशेषता होती है, क्या होता है उनमें? दो बार निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। 2n और n कितने हो जाएंगे? 3n और यहाँ पे 2n। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा था? ये क्या थी? पूरी किसकी संरचना है? पराग किसकी बताई थी अपन ने? स्त्री केसर की। हम पढ़ रहे थे पराग कण क्या, परागण क्या होता है? पराग कण जो होते हैं उनका क्या होता है? जब यहाँ आ जाते हैं, ये परागण की क्रिया हो गई, तो इसके दौरान इनका क्या होता है? पराग कणों का अंकुरण होता है। अब अंकुरण होगा जब पराग कणों का, तो ये क्या होता है? इस दौरान पराग नलिका निकलती है। अब पराग नलिका निकलती है, ये पूरी अपन ने किसकी बताई? संरचना भ्रूण कोश की। पराग नलिका में नर युग्मक है n और n, हैप्लॉइड प्रकार के। ये एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिकाओं के साथ जुड़ता है, ये 2n है और ये n है, तो कितने हो गए? 3n। इसके दौरान भ्रूण कोश बनेगा। और यहाँ पर ये क्या है? अंड कोशिका हमने पढ़ा था, ये क्या होती है? अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका n और ये भी क्या हो जाएगा? दूसरा नर युग्मक n। तो n और n 2n हो जाता है। इसके दौरान क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट का निर्माण किया जाता है। अब युग्मनज जो होता है आगे जाकर के किसमें बदलता है? भ्रूण या एम्ब्रियो में बदलता है। और इस एम्ब्रियो में भ्रूण को जो पोषण देता है उसका नाम क्या है? भ्रूणकोश। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो भ्रूणकोश अलग चीज है और भ्रूणकोश क्या है? अलग है। आज हमें इसका फर्क पता चल गया कि भ्रूणकोश क्या होता है। भ्रूणकोश जो है बीजांड के अंदर होता है, ये वाला। और जो भ्रूणकोश होता है वो क्या बनता है? निषेचन के बाद में बनने वाला प्रोसेस है। ये क्या है? भ्रूणकोश है। ये भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो पहले आप इसका चित्र देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे? इनके नोट्स बना करके इनको लिखते हैं जो अपन ने समझा है। हाँ, तो हमने जो क्या है चित्र में समझा है उसको क्या कर लेते हैं? नोट्स के रूप में लिख लेते हैं कि नोट्स कैसे इसके लिखेंगे। पराग कणों के अंकुरण के बाद वर्तिकाग्र से पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका में नर युग्मक होते हैं। इनमें से एक केंद्रक युक्त जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ जुड़कर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिकाओं के साथ जुड़कर भ्रूणकोश एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो युग्मनज 2n है, जबकि भ्रूणकोश कोश नहीं है, भ्रूणकोश 3n होता है, यानी कि त्रिगुणित। और ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है। इसको अपन क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं कि ये नर युग्मक हैप्लॉइड था n, अंड कोशिका n, यानी कि अगुणित थे ये दोनों। ये क्या बने? 2n। इसके दौरान युग्मनज बना। ये क्या है? 2n केंद्रीय कोशिकाएं दो केंद्रक वाली। और ये क्या है? n नर युग्मक दूसरे वाला। ये क्या बने? 3n, जो क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। ये भ्रूण को क्या करता है? युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करने का काम करेगा। ये दोहरा निषेचन है। आवृत बीजी पादपों की विशेषता है दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? दो बार निषेचन की रहती है आवृत बीजी पादपों में, एंडोस्पर्म पादपों में होती है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, 10th तक, 12th में भी है ये, और इसके अलावा क्या है? BSc लेवल तक बॉटनी के अंदर दे रखा है। ठीक है, धन्यवाद।